हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 50 डेज बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्लानर सीरीज़ के 30th यानी कि 30वें वीडियो में हम आज के 30th यानी 30वां क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी की बचत और जल संकट को लेकर है। इस आंसर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। इससे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर क्लिक कर सकते हैं। परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करवा रहा है। उनसे जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जलवायु परिवर्तन का त्वरण भारत में जल संकट की सीमा से स्पष्ट है और इस पर आपको वर्णन यानी कि इस पर आपको सविस्तार वर्णन यानी कि इस पर आपको एनालाइज करना है, अपने व्यूज़ पॉइंट रखने की जल संकट की जो सीमा है वो किस तरह से त्वरित यानी कि एक्सेलरेट हो गई है। और जल जीवन मिशन के आलोक में यानी कि जो प्रोग्राम चल रहा है जल जीवन हरियाली मिशन, उसके आलोक में आप पहले बताएंगे कि जल जीवन मिशन में क्या क्या कुछ मुख्य प्रोग्राम चल रहे हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो इसका हम बैकग्राउंड शुरू करेंगे कि जैसे 2018 में आपने सुना होगा गर्मियों के बीच में शिमला जैसे शहर में और उसके बाद भारत के अलावा भी दक्षिण अफ्रीका में पानी की किल्लत हो गई थी। भारत के लातूर जिले में, महाराष्ट्र में और बहुत से अन्य जगहों में पानी की किल्लत देखने मिली थी और निवासियों को काफ़ी ज़्यादा जो है इससे संकट से जूझना पड़ा था। और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन है वो भारत में जल संकट को और ज़्यादा विकराल बना रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में त्वरित यानी कि एक्सेलरेशन कितनी गति से कैसे बढ़ गया है। तो भारतीय क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन का आकार रिपोर्ट है, ठीक है, जो ये रिपोर्ट निकलती है कि भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन, उसके अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु की जो चरम स्थिति देखी गई यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन पर जलवायु जो परिवर्तन है वो अपने एक्सट्रीम रूप पर चरम रूप पर पहुंच चुका है। और पिछली शताब्दी के दौरान जो औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई थी, गत 75 वर्ष की अवधि के दौरान ग्रीष्मकालीन मानसून की वर्षा में 6% की गिरावट आई है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से हम देख रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों में मानसून है उसमें 6% की गिरावट आई है और 1.13% प्रति दशक के वृद्धि हुई है। यानी कि इस तरह से सूखों में बढ़ोतरी हुई है, मानसून में कमी और टेम्परेचर यानी कि तापमान में बढ़ावट हुई। इससे ये जो है जलवायु परिवर्तन की जो स्थिति है वो और ज़्यादा रूप से एक्सेलरेट और विकराल होती दिख रही है। जलवायु परिवर्तन के वर्षासित कृषि खाद्य उत्पादन बाधित हो सकता है, जिसमें भारत कृषि में कम से कम जो है आप कह सकते हैं कि 60% हिस्सेदारी आसपास देखी जा सकती है कि जिससे जलवायु परिवर्तन जो भी परिवर्तन है, खास करके जो वर्षा सिंचित कृषि है, जो वाटर फेड इरिगेशन है, उस पर उत्पादन बाधित हो सकता है। जो भारत की कृषि जीडीपी में यानी कि भारत का कुल कृषि का जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग 60% हिस्सेदारी जो है भारत की कुल कृषि जीडीपी की 7% हिस्सेदारी जो है केवल और केवल रेन फेड इरिगेशन जिसे कहते हैं कि वर्षा सिंचित कृषि की है। और कहीं ना कहीं जब मानसून में बदलाव होता है, मानसून में कमी आती है, मानसून के समय चक्र में कहीं ना कहीं जब बदलाव होता है तो वो वर्षा सिंचित रेन फेड एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचाता है, जो कि भारत की कृषि जीडीपी का 60% है। भारत में जल संकट की सीमा जो है किस हद तक पहुंचेगी, तो हम देखेंगे कि दुनिया में जो 18% लोग भारत में रहते हैं, लेकिन उन 18% लोगों को पोषित करने के लिए भारत में केवल 4% ही नवीकरणीय जल संसाधन है। तो ये बहुत ही विषम परिस्थिति और दिन पर दिन आप देख रहे हैं कि प्रतिशत जो जनसंख्या है उसके बढ़ने के कारण जो प्रति रिसोर्स पर जो हमारा घनत्व है वो और ज़्यादा जो है वो विषम होते जा रहा है। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 2001 में 1816 घन मीटर थी, जो कि 2011 में घटकर आ जाती है 1544 घन मीटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमी। और धीरे धीरे अगर 2021 का सेंसस करेंगे तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कम से कम 1200 घन मीटर के आसपास पहुंच चुका है। नीति आयोग के समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार 21 बड़े शहर 2020 तक शून्य भूजल स्तर पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो भूजल का स्तर है वो कहीं ना कहीं शून्य तक पहुंच जाएगा और 21 बड़े शहरों में, जिससे जल तक 100 मिलियन लोगों की पहुंच जो है वो कम से कम प्रभावित हो सकती है। उसी तरह से कुल 48% ग्रामीण पर्यावरण के जो पेयजल के प्रमुख स्रोत तक विशेष पहुंच है, जिसका परिणाम जल का जो है वो खाद्य जनित रोग भी, उससे जो गलत तरह का जो सिंचित प्रदूषित जल मिलने से अन्य रोग से भी ग्रसित लोग हो रहे हैं। भारत का लगभग 30% भूमि क्षेत्र निर्वनीकरण, अधिक जुताई और मृदा अपरदन, आर्द्र भूमियों की कमी के माध्यम से
अविक्रमित हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी समस्या है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन नाम की एक परियोजना चलाई, जिसमें ये था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवारों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, जीपी भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों में आप कार्यात्मक नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा और उनकी कार्यात्मकता यानी कि उनकी एफिशिएंसी को हम निगरानी करते रहेंगे। जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और नियमित परिचालन और रखरखाव के लिए वित्त का स्थायित्व सुनिश्चित करने की सहायता भी करना था। ये उस मिशन के तहत, उस प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें होनी थी। सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे और इस प्रकार से हितधारकों यानी कि जो स्टेक होल्डर्स की सहभागिता की, जो जल को हर किसी व्यवसाय को सरोकार बनाए, यानी कि जल जो है वो हर किसी के साथ सरोकार बना सके, इस तरह से प्रचार प्रसार करने की भी आवश्यकता है। और जब ये मिशन चल रही है उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इसमें की जा सकती हैं, तो एक जो बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्रॉप डाइवर्सीकरण, जिसे हम कहते हैं खाद्य जो है वो विविधीकरण, यानी कि हम बदल सकते हैं किस तरह से जो हम खेती करते हैं उसमें जो है डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं, विविधीकरण ला सकते हैं। जैसे धान और गन्ने इत्यादि की जो खेती होती है जो अत्यधिक जल का उपयोग करती है और जिससे आउटपुट भी उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जहाँ पर जल की कमी, खास करके जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यहाँ हर साल किसान को दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो आत्महत्या करनी पड़ती है, क्योंकि उन क्षेत्रों में पानी की वजह से भी कमी है। और जब वो गन्ना उगाते हैं तो गन्ने में बहुत अधिक से अधिक पानी देना पड़ता है। लगभग 1 किलो जो है, 1 किलो शुगर केन, 1 किलो गन्ने के फसल में, 1 किलो गन्ने की सिंचाई में कम से कम आप देखेंगे तो 60 लीटर के आसपास पानी जो है वो यूज़ होता है एक सर्वे के हिसाब से। तो इतना ज़्यादा पानी नहीं होने के कारण उनको लोन लेकर सिंचाई करनी पड़ती है और जब उससे फसल नहीं पिटता है, जब सूखा पड़ जाता है, तो उनके जो कर्ज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर प्राकृतिक रूप से जल की उपलब्धता कम है, वहाँ धान, गन्ने और आदि जो जल की उपयोगिता जिसमें ज़्यादा है, जल की सिंचाई की मात्रा इसमें ज़्यादा लगती है, जो मोर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को कम से कम यूज़ किया जाए और डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण की ओर बढ़ा जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ा जाए। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के हिसाब से भी ये कहा गया है कि जो अब तक हम जो है वो भूमि की उत्पादकता यानी कि जिसको हम कहते थे लैंड प्रोडक्टिविटी को मेजर करते थे, अब हमें ज़रूरी है कि हम वाटर प्रोडक्टिविटी यानी कि जल की उत्पादकता को मेजर करें कि कौन सा क्रॉप, कौन सी फसल, कौन से फसल में कितनी पानी लगती है और बदले में वो कितना आउटपुट देता है। यानी कि पहले क्योंकि पानी जो है वो आराम से अवेलेबल था, उस पर कॉस्ट नहीं लगती थी, लेकिन अब जल सिंचाई करने की अलग से कॉस्ट लगती है। तो हम हर कॉस्ट को, हम हर क्रॉप को ये जोड़ कर देखें कि न केवल उसकी उत्पादकता ज़मीन से कितनी है बल्कि कितनी पानी का उपयोग करके वो जो चीज़ें दे रहा है, ताकि आगे चल कर लंबे समय पर उसकी एफिशिएंसी जो है वो उत्पादकता मेंटेन रहे और वहाँ की जो पानी की समस्या को दूर की जा सके। सूक्ष्म सिंचाई हो, जल मूल्य निर्धारण हो, जल प्रबंधन हो, सरकार और किसानों के बीच में जो वित्तीय बोझ कम करने के लिए सहभागी सिंचाई प्रबंधन योजना चलाई गई हो, शहरी मकानों भवनों में जिस तरह से मकानों में वर्षा का जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग को जोर दिया जाए, ठीक है, वाटर के वेस्टेज पे जोर दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, जल निकायों में प्रवाहित होने वाले और औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार फिर से किया जाना चाहिए। इन तथ्यों को देखते हुए जल भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय तो है, लेकिन अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य सहयोग का महत्वपूर्ण कारक भी है। इसमें अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य सहयोग भी इसमें करेंगे, तभी जाकर ये जो चीज़ें हैं वो जल संरक्षण जो है वो भारत में एक प्रबल रूप ले सकता है और तब जाकर भारत का जल संकट जो है कहीं ना कहीं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, मौसम में विविधता की वजह से जो बदल रहा है, कहीं ना कहीं उसके हम मेन कर सकते हैं। अब देखेंगे इसका अंग्रेजी वर्जन। Acceleration of climate change is evident from the extent of the water crisis in India. Elaborate it. So we have to elaborate the given statement, and that statement says that there is an acceleration in the climate change and which is being evident from the very example of the water crisis. So in the light of this Jal Jeevan Haryali mission or the Jal Jeevan mission suggests some measures. So we have to first define some of the prominent schemes and programs under the Jal Jeevan mission, and then we'll have to highlight some of its improvement where we can suggest some major points. So starting by the introduction, we can give some recent examples of the water crisis in Shimla, Latur, even Ranchi and many other states, and then we'll move on to the basic understanding of the accelerating of the climate change. What is the climate change and why it is said that climate change is accelerating? The climate change is actually moving at a faster pace, and that is assessment of climate change over the Indian region. The report has said that Indian subcontinent had witnessed the climate change extremes in the local past. Similarly, the average temperature has risen by around 0.7 degrees Celsius during the last century.
Rainfall in the summer monsoon has declined by 6% and increase in drought by 1.3 and 2 near about 2% in the last 7 years. Ocean has also accelerated 3.3 mm per year in the last 2 decades. That is, the rise in the ocean level has also been increased to 3.3 mm per year in the last 2 decades, that is 20 years. Climate change can disrupt the rain-fed agricultural food production, which accounts to 60% of the total agricultural GDP. So, out of 100% total GDP of the agriculture sector, 60% of the agricultural GDP is nothing but it is rain-fed agriculture. And if there is an eruption, there is a disruption in the monsoon and the monsoonal cycle, it will lead to a major loss in the agricultural GDP, because 60% of this GDP is nothing but is directly and indirectly focused on the rain fed agriculture. Now, what are the extent of water crisis in India? So it can be understood by the very example that India has nearly about 18 to 19% of the total global population, but it has only 4% of water or renewable sources of water to cater these needs, and that is creating a huge amount of larger stress on the resources. Similarly, when 2011 the per capita water availability was 1816 cubic meter, which actually declined in 2011 by 1544 cubic centimeters. So from 2001, where it was 1816, it has declined to 1544 cubic meter, and as per the reports, as per the status that is going on in the year 2021, it is going to further come down to 1200 cubic meter. Now, according to the Composite Water Management Index by the Niti Aayog, 21 major cities are going to reach the zero groundwater level, which is directly or indirectly going to affect hundreds of millions of people, whereas 48% of the rural households have excessive access to the principal source of drinking water, which results in water and food-borne diseases because of the sources of water, that is the impure sources of water. Nearly 30% of India's land area has been degraded through deforestation, overcultivation, soil erosion, and depletion of wetland. That is also creating a huge ruckus in the problem of storage and management and transportation of water through the land mediums. Now, based on that, the government has launched the Jal Jeevan program, and it has some 10 schemes. It is to provide a functional tap connection at all of the government centers, building, and to monitor their efficiency, to assist in ensuring sustainability of the water supply system, that is the source of water, water supply infrastructure, the funds for regular operation and maintenance, to bring awareness on the various aspects and significance of the safe drinking water, as well as involvement of all the stakeholders in the manner that make the waters everyone's business. That is, water should be increased, the awareness for the water conservation should be increased in such a way that it should be enjoyed as a right by the many of the people, just like as a right of privacy. Right to water should also be admitted as well as advertised. What is the way forward? Way forward is very important. Crop diversification. Many of the regions where the rice and sugarcane has been seen as a huge amount of water congesting crops, so many of the agricultural and economic experts are of the view that the farmers should diverse to some of the crops like oil seeds and pulses, etc., in the regions where water is less, rainfall is less. Similarly, in the regions, many of the regions of the Punjab, Haryana, Maharashtra, where they go for cash crops like sugarcane, but still the water is not that much applicable, and that leads to higher amount of electric subsidies, and then a pumping irrigation, which in turns excessive use of pumping irrigation can be seen in the Punjab, that pumping irrigation actually causing the salinity, increase in the salinity of the leaching in the soil, which is utmostly decreasing or declining the agricultural productivity of that particular region. And that is why it has been recommended by many experts that the rice and sugarcane should only be grown in that area where the water availability is naturally available is good. It should not be based on the facility of irrigation, because it is costly, as well as if downgrades the water contention, the water holding of that particular area and land. So we need to do a crop diversification. Similarly, the economic service talks about the same thing, that instead of talking the land productivity and the crop productivity, we should also talk then take into the example, that is the water productivity. How much a crop is water productive, how much land is water productive, so what are the basic water requirements for a crop in this mechanism and in this area. Strict information on the water pricing mechanisms, just like Israel adopting international best practices, introducing to the participatory irrigation management systems, mandating the rainwater harvesting in the cities, charging better tax for the luxurious facilities and the bigger organization and bigger schools,
Industrial and domestic waters must be treated before it's discharged into the water body so that they can increase the per capita water availability. And therefore, incorporation and integrated watershed development, the management of the resource, interlinking of the rivers, especially in the case of Bihar. Some of the plans can be made of interlinking northern rivers which are almost flooding every year and the southern rivers which almost cause a drought in the everywhere. So how there can be a connection or there can be linked canal, just like the Polavaram Dam in the Tamil Nadu. If Telangana can do it, if Andhra can do it, just like Sardar Sarovar in Gujarat, if Gujarat can take the water from Bharuch to from Narmada, from the Bharuch districts of Narmada to the Kutch, why not Bihar can do it and take water from the northern sides, northern districts to the southern districts of Kaimur Plain, Naranda Plains, etc. So these are all for this video. We'll see you in the next video. Till then, stay home, stay safe, and take care of yourself.